नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बहुत ही सीमित दायरे में फिलहाल बाजार कामकाज करता हुआ। आज सुबह से ही अगर हम देखें तो एक दायरे में ही बाजार कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। 18,595 ये बाद निफ्टी आज खुला था। उसके बाद से जो इंट्राडे हाई लगा वो 18,633 का रहा। आज का इंट्राडे लो रहा 18,559 के आसपास। अभी देखें तो 26 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है निफ्टी के अंदर। 18,579 का स्तर यानी 18,600 के नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर सेंसेक्स निफ्टी की बात करें तो 34 शेयर ऐसे हैं जिसमें कि हम बढ़त देख रहे हैं और दबाव दिखा रहे हैं 15 शेयर। और इसी तरह का रुझान हम सेक्टर में भी देख रहे हैं। जिन सेक्टर से आज की बाजार को मजबूती मिल रही है उसमें हम देख रहे हैं आईटी शामिल है। आईटी में 1.25% के आसपास की तेज़ी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आज रियल्टी शेयर बाजार को ऊपर खींच रहे हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 1.25% के आसपास की तेज़ी है। आईटी अब 1.5% करीब की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। इसके अलावा मेटल इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं आधे फीसद के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। दबाव कहाँ पर देखने को मिल रहा है? बैंक लगभग फ्लैट कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा लाल निशान देखने को मिल रहा है एफएमसीजी के अंदर। हालांकि ये भी बहुत मामूली गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे में खबरों वाले शेयरों में क्या रणनीति होनी चाहिए? आज के जो बजिंग स्टॉक्स हैं उसमें क्या किस तरीके से रणनीति बनानी चाहिए? निफ्टी क्या इस हफ्ते पार करेगा, नया उच्चतम स्तर बनाएगा? इन तमाम विषयों में बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आपके ने जो प्रश्न भेजे हैं उसको भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका आज की इस चर्चा के लिए, अपना समय देने के लिए। सबसे पहले बाजार पे ही बात करना चाहेंगे सर। क्या उम्मीद करें इस हफ्ते कि बाजार जो दायरे में है वो दायरा तोड़ेगा और नए हाई बनते हुए देखेंगे? अभी थोड़ा सा और धैर्य रखना चाहिए इन लेवल्स पे। विपुल जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट डेफिनेटली एक रेंज में है, मगर अगर आप टोन देखेंगे तो मार्केट का ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था और उसमें हमने एक अपसाइड मोमेंटम में आते हुए देखा था। हालांकि इस बार जो मार्केट की नज़र है वो एफओएमसी की मीटिंग पे रहेगी, जो कि वेडनेसडे को है, और उसमें क्या आउटकम निकल कर आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट को, जो नई डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि एफओएमसी के जो स्टेटमेंट होता है उससे काफ़ी हद तक जो है पूरे विश्व के जो बैंक्स हैं वो एक आइडिया लेते हैं। हालांकि हमने अभी रिसेंटली देखा कि आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट को फ्लैट रखा और एक्सपेक्टेशन भी यही है कि जो एफओएमसी बैंक है वो अपने इंटरेस्ट रेट को वो स्टेबल रखेगा। ईसीबी भी एक्सपेक्टेड है कि अपने इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखेगा। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट स्टेबल होने की वजह से हम देखेंगे कि जो डिमांड है वो आपको अगेन, जो पैसा है वो अगेन आपको इक्विटी मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा। और जो स्टेबल हम अभी मार्केट देख रहे हैं, एक रेंज बाउंड मोमेंटम, वो अगेन एक अच्छी स्पीड पकड़ते हुए दिखाई देगा। क्योंकि जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिया के लिए है वो अल नीनो का जो फियर था वो यहाँ पर अब फेड आउट होता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो मानसून ने हालांकि थोड़ी देरी से आया, बट जो स्पीड है मानसून की वो ऑलमोस्ट काफी बेहतर है। अगर हम देखें तो पिछले करीबन 3 दिनों के अंदर जो मानसून है वो महाराष्ट्र को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्पीड मानसून की काफी अच्छी है, जो कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आपको राजस्थान के जो भाग है वहां पर आता हुआ दिखाई देगा, जो मेजर प्रोड्यूसिंग बेल्ट है। तो उस फ्रंट पे भी हम एक पॉजिटिविटी आती हुई देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो फैक्टर्स हैं वो काफी पॉजिटिव है इंडियन इकोनॉमी के लिए और साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। तो हालांकि हम अभी कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो जनरली जब भी ऐसा कंसोलिडेशन होता है तो फिर हम एक लंबी तेजी एक्सपेक्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको अगेन जो उच्चतम स्तर है वो यहाँ पर मार्केट टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। चलिए, इस बीच बहुत सारे दर्शक यूट्यूब के माध्यम से अपने प्रश्न भेजने लगे हैं और नंदलाल मैया जी कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी। नमस्कार नंदलाल जी। परशुराम जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम के आखिर तक आप लोग बने रहेंगे और जो भी आपके प्रश्न आ रहे हैं उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करने की भी कोशिश करेंगे। अमित कुमार सिंह जी का प्रश्न पहले ले लेते हैं। अमित कुमार सिंह जी बोल रहे हैं कि सर टाटा पावर के बारे में कुछ बताइए। सर ये थोड़ा सा अगर आप ये भी बता दिया करें कि टाटा पावर आप लेना चाह रहे हैं या फिर ले रखे हैं, और ले रखे हैं तो किस भाव पर ले रखे हैं, ताकि अगर हम जब डिस्कशन करें तो उसके अंदर सारी डिटेल्स जो है वो हम डिस्कस कर लें। टाटा पावर अभी 221 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले अगर हम एक महीने की बात करें 6-7% के आसपास का मूव देखने को मिला है। सर अगर ये खरीदना चाह रहे हों तो फिर क्या अभी एंट्री करनी चाहिए? और अगर हम मान के चलें कि इन्होंने खरीदा हुआ है तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए?
और देखिए ये स्टॉक भी आप देखेंगे पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा कंसोलिडेशन फॉर्म में है, तो खरीदारी का जो लेवल रहेगा वो करीबन 218 के आसपास रहेगा। अगर इनको फ्रेश खरीदारी करनी है तो 218 के आसपास से खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है वो नीचे 209 का रहेगा, टारगेट मुझे लग रहा है कि ऊपर में 235-240 तक देखने को मिल सकता है। और इन्होंने अगर ऑलरेडी खरीदारी कर रखी है तो 218 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर इस मोमेंटम रहेगा टाटा पावर में, और बाय ऑन डिप्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। बायोडिप की स्ट्रेटजी यहाँ पर अपनाई जा सकती है। इस बीच संजीत कुमार जी कह रहे हैं सर बीसीजी के शेयर ले रखे हैं, भाव इन्होंने नहीं बताया है, बीसीजी के शेयर में अभी क्या करना चाहिए। तो बीसीजी अगर हम देखें 24-25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज 5% की का अपर सर्किट यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। ब्राइट क्रॉम ग्रुप पे सर आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या करना चाहिए यहाँ पर। ये शेयर एक महीने के अंदर अंदर 75% चल चुका है आज। हालांकि इसको बजिंग स्टॉक्स में भी अभी हम डिस्कस करेंगे, तो आप चाहें तो उस समय के लिए आप अपनी टिप्पणी दें या फिर अभी एक बार दे दीजिए, क्योंकि लगातार एक रैली देखने को, पहले गिरा भी उसी तरीके से, अब चल भी वैसा रहा है। जो लोगों ने पहले ले रखे हैं उनको क्या प्रॉफिट अब बुक करना चाहिए, इस रैली में क्या खरीदारी के भी कोई मौके मिल रहे हैं, इस तरह की कंपनियों में क्या करें। देखिए जो कंपनी है ये अगर आप देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है और काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है, और स्टॉक के अंदर हम पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी हमने यहाँ पर बढ़त बनते हुए देखी है। स्टॉक का अगर आप देखेंगे तो मई में जो अप्रैल में जो उसका लो था वो करीबन 9 रुपये 35 पैसे का था। वहाँ से ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि करीबन 2480 के इसने हाई बनाते हुए दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम अच्छा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है, और जिस तरीके से हम इसके अंदर एक अच्छा खासा एक मोमेंटम देख रहे हैं, हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है ये आगे भी मूव करता हुआ दिखाई देगा। और जल्दी ही हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मोमेंटम है वो यहाँ पर पॉजिटिव है। इवन अगर आप इसके जो रिजल्ट्स है उसको भी अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। सेल्स भी करीबन इनकी 10.28% के आसपास ग्रो हुई है। प्रॉफिट भी जो इनका है करीबन 2.73% ग्रो किया है। तो मोमेंटम वाइज देखेंगे, फंडामेंटल साइड देखेंगे, टेक्निकल साइड देखेंगे, तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो स्टॉक में पॉजिटिव दिख रहे हैं। और जो इनका फॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग, ये नया कंसेप्ट है, और इसके थ्रू हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो कंपनीज है वो इनको फॉलो करती हुई दिख रही हैं, और इनके जो कस्टमर्स है वो भी जो कस्टमर बेस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी दिख रही है, हालांकि काफ़ी लोअर वैल्यूएशन पे खड़ी है, और मुझे लग रहा है कि जल्दी ही आपको इसमें 32 से लेकर 35 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी स्टॉक में मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ले सकते हैं। इस बीच सर क्या ये जिन लेवल से टूटा था 100 127 128 के लेवल से, क्या वो लेवल देखने को मिल सकता है और एंट्री कैसे करें, क्योंकि सर्किट खुलने का नाम नहीं ले रहा है पिछले 4-5 दिन से, तो मौका ही नहीं मिल रहा है खरीदने का। देखिए 122.90 के आसपास ये इसका हाई बनाया था, तो वहां से काफी करेक्ट हुआ है। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो काफी लोअर वैल्यूएशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अंडर वैल्यू स्टॉक चल रहा है, और जिस तरीके से इनके रिजल्ट्स में चेंजेस आए हैं और कंपनी ने जो एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन किया है, सेल्स बढ़ी हैं, कस्टमर रिवाइव हुए हैं, प्रॉफिट में कंपनी आती हुई दिख रही है। तो मेरे हिसाब से अभी उतना टारगेट तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि 120 122 तक जाएगा, बट डेफिनेटली हम लेवल वाइज चलेंगे, जो कि नेक्स्ट लेवल करीबन 35 रुपए का बनता है। 35 अगर ब्रेक करेगा तो फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो करीबन आपका 45 का बनेगा। तो लेवल वाइज चलना मुझे लगता है कि बेटर रहेगा। अभी हम 35 को टारगेट करेंगे, 35 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम 45 और 50 को टारगेट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर फंडामेंटल अच्छे हैं, रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, और अनुज जी को लगता है कि यहाँ पर पहला लक्ष्य 35, फिर 45, 50 तक के लक्ष्य भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मौका मिलता है खरीदारी का तो खरीदारी भी की जा सकती है। नंदलाल महिया जी ने प्रश्न भेजा है और कह रहे हैं मेरे पास स्वराज इंजन के 15 शेयर हैं और ये इनके पास 1940 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। इस पर अनुज सर का ये व्यू चाहते हैं, तो चलिए अनुज सर से बात कर लेते हैं। स्वराज इंजन पे अगर आज हम देखें, आज अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। 5% से ज़्यादा की तेज़ी सर देखने को मिल रही है आज, और पिछले 5 दिन के अंदर हम देख रहे हैं कि 12-13% ये शेयर चला है। खबर मुझे पता नहीं है, कैसे देख रहे हैं सर? एक महीने के अंदर करीब 20% का रिटर्न आ चुका है स्वराज इंजन के अंदर, और अच्छे मूव में दिखाई दे रहा है। आप क्या सजेस्ट करेंगे इन लेवल्स के ऊपर? इनकी जो खरीद थी वो है इन्होंने शायद पहले ले रखे हैं, और इनकी खरीद का भाव है 1940, तो इनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है सर यहाँ पे। क्या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे?
देखिए स्वराज इंजन का जो रेट अब चल रहा है ये 2018 में रेट था, तो करीबन 5 साल के बाद ये रेट आता हुआ दिखाई दिया है। पूरा एक पैटर्न कंसोलिडेशन का वो ब्रेक किया है। कहीं न कहीं कंपनी के जो अगर आप फंडामेंटल साइड जाएँगे तो कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। तो कहीं न कहीं जो फंडामेंटल साइड है वो कंपनी का काफ़ी पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं जो ट्रेंड बना है ये भी एक अच्छी मोमेंटम में है और जल्दी ही हमें लग रहा है कि ये स्टॉक आपको ऊपर में अगर हम बात करें तो 2300 से लेकर 2500 की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। मोमेंटम आया है इसके अंदर और ये मोमेंटम हमें लग रहा है कंटिन्यू रह सकता है, तो जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। होल्डिंग करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो करीबन 2120 का रहेगा, उसके बाद 2300 का टारगेट के लिए ये होल्ड कर सकते हैं। 2300 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। और आप भी अगर समझना ये चाह रहे हैं कि आपको अपने शेयर में किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, आपका भी कोई प्रश्न है और आप अनुज जी से सीधे स्टॉप लॉस टारगेट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपना प्रश्न लिख करके हमें भेज देना है। प्रश्न जब भी भेजें डिटेल में भेजें, कितने शेयर ले रखे हैं, किस कंपनी के शेयर ले रखे हैं, किस भाव पर ले रखे हैं, कितने समय तक को होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म नज़रिया है, लॉन्ग टर्म नज़रिया है, ये तमाम डिटेल के साथ भेजेंगे तो अनुज जी आपको उतनी ही विस्तृत तरीके से आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो ये फिलहाल जो है इससे आप लगातार हमारे साथ जुड़िए और अपने प्रश्न पूछिए। इस बीच अगले दर्शक से जरा हम बातचीत कर लेते हैं, अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं। कैलाश चंद्र अग्रवाल जी ने प्रश्न भेजा है और इन्होंने तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट के शेयर ले रखे हैं और ये 6 महीने तक कह रहे हैं कि मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ और इनकी खरीद है 221 रुपये 45 पैसे की। 200 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं सर TMPL के, तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट के, और अब ये जानना ही चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए इन लेवल्स के ऊपर। देखिए स्टॉक में हमने पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी एक सेल ऑफ आते हुए देखा है। रिसेंटली जो उसने हाई बनाया था 261 का, वहाँ से ही स्टॉक के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया है। तो मेरे हिसाब से अभी इस स्टॉक में थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जिन्होंने खरीदारी कर रखी है उनके लिए सलाह है कि अगर ऊपर बाउंस बैक आता है 220 के आसपास तक तो वहाँ पे एग्जिट कर लें, क्योंकि हमें लग रहा है कि स्टॉक में जो मोमेंटम है, जो एक पॉजिटिव मोमेंटम था वो यहाँ पर अब फेड आउट होता हुआ दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि स्टॉक में अभी फिलहाल थोड़ा प्रेशर देखा जा सकता है नीचे। हमें लगता है कि एक बार स्टॉक ये 205 तक के लेवल दिखा सकता है, तो जो जो भी बाउंस बैक मिलता है वहाँ पर निकलने की सलाह रहेगी। जो भी बाउंस बैक मिले वो निकल जाइए आप, ये आपके लिए फ़िलहाल सलाह निकल करके आती हुई। अगले दर्शक से के क्या प्रश्न ले लेते हैं और प्रियरंजन जी कह रहे हैं कि सर क्या इन्फोसिस में अभी क्या करना चाहिए, क्या अभी एंट्री की जा सकती है? इन्फोसिस को लेकर के लगातार मुझे लगता है हर दूसरे तीसरे दिन ये इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि आईटी की गिरावट में क्या करें। आज हालांकि आईटी में हम देख रहे हैं कि रिकवरी दिखाई दे रही है। अब इन लेवल्स पे जानना चाह रहे हैं कि क्या मुझे रणनीति अपनानी चाहिए। इन्फोसिस को कैसे देख रहे हैं सर आप? इन लेवल्स पे क्या पैसे लगाने चाहिए और नज़रिया क्या शॉर्ट टर्म के अंदर कोई नज़रिया रखना चाहिए, फिर काफ़ी लंबी अवधि का नज़रिया लेकर के निवेश करना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट रिकवर कर रही है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो आईटी कंपनीज़ हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम आने वाला है और हमने इन्फोसिस के अंदर मोमेंटम भी आते हुए देखा है। तो इन्फोसिस जिन लेवल्स पे खड़ा है, मुझे लगता है कि ये लेवल काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पर लेने में कोई मुझे लगता नहीं कि कोई आपको बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा और अच्छे वैल्यूएशंस पे स्टॉक मिल रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। हमें लगता है कि जल्दी ही आपको ऊपर में 1350 से लेकर 1360 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, 1230 पे स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 1360 1380 तक के लेवल आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो स्टॉप लॉस और लक्ष्य आपको बताए गए हैं उनका ध्यान रखते हुए आप अपना निवेश करते रहिए, ये सलाह निकल के आ रही है। परशुराम जी ने भी प्रश्न भेजा है और परशुराम जी क्या जानना चाह रहे हैं मैनकाइंड फार्मा के बारे में और कह रहे हैं कि मैं IPO में मैंने लिया हुआ है, 5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, अभी मुझे क्या करना चाहिए? मैनकाइंड फार्मा हाल की लिस्टिंग सर, बहुत ज़्यादा चार्ट तो अवेलेबल होंगे नहीं आपके पास, अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहें तो भी आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। अभी चूँकि हाल की लिस्टिंग है, क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए इनकी? देखिए, अगर आप कंपनी वाइज जाएंगे, कंपनी के प्रोडक्ट वाइज जाएंगे तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, और कंपनी जिस तरीके से एग्रेसिव मार्केटिंग में है, कंपनी जिस तरीके एक्सपेंड कर रही है, तो मेरे हिसाब से जो इनका टारगेट है 5 साल के लिए, इसको होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि अगर आप वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगेन आपको जल्दी ही 1500 से लेकर 1530 के लेवल पे जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। और जहां तक 5 साल का टारगेट, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 2000 की रेंज में आता हुआ दिखाई देगा। तो स्टॉक वाइज ले सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज भी अच्छी कंपनी है और डेफिनेटली हमने IPO में भी ये सब्सक्राइब करने की सलाह दी थी। तो अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक में होल्ड करना चाहिए। आपको 2000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 2000 अगर तक लॉन्ग टर्म की बात करें तो। जी 2000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और वैसे भी आपका नज़रिया 5 साल का है तो आपके लिए तो वैसे भी कोई समस्या नहीं है।
अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं और हमको सवाल पूछा गया है भूपल मानरल जी की तरफ से और भूपल जी कह रहे हैं कि मेरे पास 144 शेयर जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए थे। 28 साल पहले जो है इन्होंने ख़रीदे थे ये शेयर। अब ये कह रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी और बने रहें। बहुत धैर्य दिखाया सर इन्होंने और 28 साल से होल्ड कर रखे हैं। इन्होंने ये नहीं लिखा कि 28 साल पहले किस भाव पे लिए थे, लेकिन निश्चित रूप से 28 साल पहले अगर रिलायंस लिए होंगे तो अच्छे प्रॉफिट में होंगे। क्या सलाह रहेगी ऐसे तमाम दर्शकों को जो कि इतने लंबे लंबे समय तक इंतज़ार करते हैं, शेयर में बने रहते हैं? देखिए ये स्टॉक तो अगर आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये स्टॉक इनके बिल्कुल फ्री हो चुके होंगे, क्योंकि डिविडेंड और बोनस और स्प्लिट होने के बाद पोर्टफोलियो में काफ़ी इनको एक जो प्रॉफिटेबल स्टेप्स हैं वो देखने को मिले होंगे। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक फ्री के हैं। इसको तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए पोर्टफोलियो में, क्योंकि जिस तरीके से रिलायंस में हम ग्रोथ देख रहे हैं और स्लो एंड स्टडी ये स्टॉक ऊपर आता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली स्टॉक करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर हम आने वाले 1 साल की बात करें तो मुझे लगता है कि 2800 से लेकर 3000 ये स्टॉक ही दिखा सकता है। तो रिलायंस इनके ऑलमोस्ट अगर आप इवैल्यूएट भी करेंगे तो इनके स्टॉक बिल्कुल फ्री के हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म, और आगे के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है पैसे की तो होल्ड करना चाहिए। पैसे की आवश्यकता नहीं है तो सर होल्ड कीजिए। ये फिलहाल आपके लिए राय निकल करके आती हुई। राजेंद्र जी ने प्रश्न हमें भेजा है और राजेंद्र जी ने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। राजेंद्र गुप्ता जी ठाणे जिला महाराष्ट्र से हैं और ये कह रहे हैं कि शेयर का विभाजन क्या होता है और ग्राहकों के लिए क्या ये अच्छा होता है, और इसके अलावा कह रहे हैं एचएल का शेयर जो है मैं निवेश करना चाहता हूं, आपको इसका क्या भविष्य लगता है? एचएल का भाव पहले तो देख लेते हैं। अभी 2% के आसपास की गिरावट है। 3656 3657 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और पिछले अच्छी रैली देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों के अंदर। पिछले 5 दिनों के अंदर करीब 9.5-10% के आसपास का मूव यहाँ पर दिया है। एक महीने में करीब 23% जो है शेयर चल चुका है। इस रैली के बाद सर क्या इनको एंट्री करनी चाहिए? आज हालांकि 2% की गिरावट है, क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका हो सकती है इनके लिए? देखिए विपुल जी, जिस तरीके से हमने बजट में एलोकेशन देखा था डिफेंस सेक्टर में और आत्मनिर्भर भारत की बात की गई थी, तो उससे हमने देखा है कि जितनी भी आपकी जो डिफेंस क्षेत्र की कंपनीज है सभी के अंदर हमने काफ़ी अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा और सभी स्टॉक में हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी आते हुए देखी है। और अगर आप पिछले 3 महीनों में देखेंगे तो स्टॉक्स के जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हुए हैं, जिसमें एक एचएएल भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो अगर इनका व्यू 1 या 2 साल के लिए है तो मुझे लगता है कि स्टॉक में डेफिनिटली रहना चाहिए। ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक ये आपको 4000 के भाव लाता हुआ दिखाई देगा। मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है, बजट एलोकेशन हो चुका है और जिस तरीके से कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हुए दिख रहे हैं और हम अब आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट भी करते हुए दिखेंगे, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट एचएएल को आता हुआ दिखाई देगा। और डिफेंस सेक्टर में मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी है और 4000 के टारगेट आप 1 साल के लिए इसको होल्ड करके चल सकते हैं। जी, चलिए अब इस बीच अगले दर्शक का सवाल जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। अनुराग जी ने शायद हमें प्रश्न भेजा है और अनुराग जी का प्रश्न जरा स्क्रीन पर दिखाइए। अनुराग जी हैं पटना से, बिहार से उन्होंने भेजा है सवाल और इनके पास आईएक्स के 50 शेयर लिए हुए हैं और 228 के भाव पर लिए हुए हैं। अब आईएक्स हमने देखा कि एक खबर आई, उस खबर के बाद 2 दिन में हमने अच्छी खासी पिटाई देखी, करीब 20% टूटा 2 दिन के अंदर। अब इन लेवल्स के ऊपर सर क्या रणनीति अपनानी चाहिए? और यहाँ पर देखें तो आज हम देख रहे हैं कि करीब 1-1.5% की मजबूती देखने को मिल रही है और 124 रुपये पे शेयर ट्रेड करता हुआ। अब इनकी खरीद तो बहुत ऊपर की है, 200 के ऊपर की खरीद बता रहे हैं। क्या रणनीति रहनी चाहिए, अभी बने रहें शेयर में? देखिए मुझे लगता है कि स्टॉक में अगर एट कॉस्ट के आसपास है तो निकलना चाहिए जो भी बाउंस बैक आए, क्योंकि टेक्निकल चार्ट उतना स्ट्रांगली नहीं दिख रहा है। हालांकि फंडामेंटल हो सकता है कि मार्केट में कोई रिबाउंड देखने को मिले, तो टेक्निकल चार्ट उतना स्ट्रांगली नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप इसका पैसा निकाल के किसी और स्टॉक में लगाते हैं तो वहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि फंडामेंटल जाए, अगर आप लॉन्ग टर्म जाए तो डेफिनेटली काफी ब्राइट फ्यूचर है स्टॉक का, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म में कोई ऐसी तेजी नहीं दिख रही है मेरे को कि इसमें आप अगर पैसा लगाएंगे तो कोई रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो बेटर है कि इससे निकल जाएं और आपको और किसी और अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे जहां पर आप ये पैसे को इन्वेस्ट करके रिटर्न निकाल सकते हैं। चलिए इस बीच संजय सिंह जी का प्रश्न है लेते हैं, लेकिन संजीत कुमार जी कह रहे हैं कि बीसीजी ले सकते हैं। सर ब्राइटकॉम पे अभी बातचीत हुई और अनुज जी काफ़ी उस पर बुलिश है। निश्चित रूप से उनका मानना ये है कि यहाँ पर आपको इमीडिएटली जो है अगला लक्ष्य जो है वो 35 के आसपास का है, बाकी आगे 45-50 तक के भी लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पहला लक्ष्य उन्होंने 35 रुपये का बताया है। तो आप अगर खरीदारी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। चलिए इस बीच संजय जी का प्रश्न जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए कि संजय जी का क्या प्रश्न है
और संजय जी का प्रश्न है, जीनस पावर इंफ्रा में क्या मौजूदा स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है? पावर सेक्टर के अंदर हमने बीच में एक मूव देखा था सर, और ख़ास तौर से जो अब गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उसका असर हम देख रहे हैं। हालांकि ये उस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी नहीं है। अभी अगर हम देखें तो करीब फ्लैट कामकाज करती हुई 104 105 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इनके लिए क्या सलाह रहेगी? हालांकि अगर देखें तो मूव तो यहाँ पर अच्छा देखने को मिला है, पिछले एक महीने में 20-21% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। अभी भी और क्या तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे? देखिए, साल के हाई पे ये रेट चल रहा है, मोमेंटम है स्टॉक में, थोड़े बहुत वॉल्यूम्स भी दिखे हैं, तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड बना सकते हैं 102 103 के आसपास में। स्टॉप लॉस लगाए 94 का, टारगेट मुझे लग रहा है कि 115 120 तक देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ट्रेड ले सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा इसमें आपको खेल देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म अगर ये 120 के ऊपर चलता है तो फिर आगे की मोमेंटम तय होगी, बट मुझे लग रहा है कि आप अगर ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो 102 के आसपास खरीदारी करें, ऊपर में 120 तक के टारगेट आने वाले 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो ये उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इस बीच राजेंद्र जी कह रहे हैं, सर आपने दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, शेयर विभाजन क्या होता है? सर स्टॉक स्प्लिट को लेकर के इनका सवाल है कि स्टॉक स्प्लिट से क्या असर पड़ता है, और क्या ये जो निवेशक हैं उनके लिए कैसा रहता है? ये अच्छा होता है या बुरा होता है? देखिए, स्टॉक स्प्लिट जनरली जो बेनिफिटेड रहता है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो वहां पर आपकी जो शेयर्स की जो क्वांटिटी है वो आपकी जो है डबल हो जाती है, जितने वो परसेंटेज से वो रेट कम करते हैं। तो जैसे रेट कम होता है तो आपकी जो क्वांटिटी है शेयर्स की वो बढ़ जाती है। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जनरली अगर कोई डिविडेंड आना होता है या जो भी कंपनी के बेनिफिट होते हैं वो उस नंबर ऑफ शेयर के अकॉर्डिंग मिलते हैं। और दूसरी बड़ी बात क्या होती है कि जब शेयर का प्राइस काफी बढ़ जाता है और जब वो एक जनरल रीच से बाहर हो जाता है तो कंपनी उसको स्प्लिट करके उसकी जो वैल्यू प्राइस है शेयर का वो नीचे लेके आती है। तो उस शेयर में फिर मोमेंटम बढ़ने के चांस रहते हैं और लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसे स्टॉक को चुनते हैं जो कम वैल्यू में ज्यादा क्वांटिटी आए, तो वैसे ही वो शेयर बन जाता है और जनरली वो एक बेनिफिट रहता है। तो स्प्लिट कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्प्लिट एक जनरल प्रोसीजर होता है, कंपनी अपनी जो नंबर ऑफ शेयर्स उसको बढ़ाने के लिए और शेयर के प्राइस को कम करने के लिए जनरली यूज करते हैं। तो ये निवेशक के लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियली रहता है। ठीक, इस बीच जरा अगले दर्शक के पास चलते हैं और उनका प्रश्न लेते हैं। और ये प्रश्न ऋषु श्रीवास्तव जी ने पूछा है कि उदयपुर सीमेंट ने राइट इशू लेकर के आ रही है, क्या उसके चलते, उस खबर के चलते ये 38 रुपये का स्तर पार कर सकता है? हालांकि सर राइट इशू को निश्चित रूप से आ रहा है और इसके लिए 14 जून की डेट जो है वो रिकॉर्ड डेट रखी गई है। 4:5 का ये राइट इशू होगा, लेकिन राइट इशू के साथ हमने शेयर चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं राइट इशू जब आता है तो शेयर में दबाव देखने को मिलता है। आज अगर हम देखें तो उदयपुर सीमेंट का शेयर 4.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि बीच में निश्चित रूप से एक अच्छी रैली देखने को मिली और शायद ये काफ़ी हद तक फैक्टर इन हो चुका था राइट इशू। अब क्या करना चाहिए वो पूछ लेते हैं। आपने अपना भाव नहीं लिखा, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने कहा 38 तक आ सकता है, तो शायद 38 के आसपास इनकी खरीद हो। क्या सलाह रहेगी सर उदयपुर सीमेंट? देखिए, स्टॉक में पिछले दिनों में मोमेंटम जरूर आया है, तो मोमेंटम मुझे लगता नहीं है कि कोई राइट इशू की वजह से आया है। हालांकि जो अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम यहाँ पर ऐड होते हुए दिखाई दिए। तो अगर ट्रेडिंग लेनी है तो आप राइट इशू को माइंड में ना रखें, आप टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू ट्रेड ले सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें आप 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में आप 38 से लेकर 40 तक देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 38 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, अगर 38 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर ऊपर में 42 के टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो आप 30 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हैं। ठीक, इस बीच आप जो है आगे बढ़ते हैं और अवतार सिंह जी का प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। और अवतार सिंह जी कह रहे हैं इन्होंने HCL टेक के शेयर ले रखे हैं, 60 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और इनकी खरीद का भाव 1100 रुपए के आसपास का है। अब ये जानना चाह रहे हैं क्या HCL टेक में मुझे बने रहना चाहिए या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि जिस तरीके से IT को लेकर के भी हम थोड़ी देर पहले भी हम लोग बातचीत कर रहे थे तो कंसर्न है। लेकिन अनुज जी का मानना ये है कि जिस तरीके से रिकवरी आ रही है तो आने वाले समय में जो है यहाँ पर एक मोमेंटम लंबी अवधि का नज़रिया लेकर के बनाया जा सकता है। लेकिन क्या सेम सलाह रहेगी आपकी HCL टेक के बारे में भी सर? इनका नज़रिया इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन 1100 की खरीद है तो प्रॉफिट हो रहा है करीब 36 रुपये का।
देखिए, आज इसके अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। इवन अगर आप देखेंगे तो आज सभी आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। क्योंकि फ्यूचर ब्राइट लग रहा है मेरे को। एचसीएल है या टीसीएस है या विप्रो है या आपका इन्फोसिस है, सभी अच्छे स्टॉक्स हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन भी मिल रहे हैं, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो एचसीएल टेक भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। 1100 की इनकी खरीदारी है, तो आप एट कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें। हमें लग रहा है कि जिस तरीके आज एक रिकवरी देखने को मिली है, मुझे लगता है कि ऊपर में 1150 1160 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इनको अपनी पोजीशन एचसीएल टेक की होल्ड करनी चाहिए। जी, चलिए, इस बीच जो है अब वक्त हो चुका है बजिंग स्टॉक्स को डिस्कस करने का, और एक एक करके तमाम जो शेयर हैं उन पर हम चर्चा करते हैं, जहां पर कुछ एक खबरें हैं और उन खबरों का असर भी शेयर के भाव पर दिखाई दे रहा है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए एक एक कंपनी, और उसके बाद से इस चर्चा को बढ़ाते हैं। और सबसे पहली कंपनी जो है वो है कोचिन शिपयार्ड को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। हालांकि अगर इनके कुल ऑर्डर बुक की पोजीशन के हिसाब से देखें तो वो उतना बड़ा ऑर्डर नहीं है, लेकिन 300 करोड़ का ये ऑर्डर है और इंडियन नेवी से ये ऑर्डर मिला है इनको। अगले 24 महीने में शिप को अपग्रेड करने का ये ऑर्डर है। और अगर देखा जाए तो इस खबर के चलते आज मोमेंटम काफ़ी अच्छा है यहाँ पर हम कोचिन शिपयार्ड में बनता हुआ देख रहे हैं। 4% से ज़्यादा की तेज़ी सुबह हम देख रहे थे कि इसमें देखने को मिल रही है, और अभी की अगर बात करें तो अभी भी यहाँ पर मजबूती जो है बनी हुई है 3.25% के आसपास की। सर, कोचिन शिपयार्ड कैसे देख रहे हैं इन लेवल्स के ऊपर? आपको कैसा लग रहा है? बीच में एक रैली आई थी, फिर सुस्ती आई, और आज ये खबर के चलते 4% उछला हुआ है। देखिए, अगेन डिफेंस स्टॉक है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन डिफेंस स्टॉक्स। तो कोचिन शिपयार्ड वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, तो इसको भी पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। देखिए, डिफेंस स्टॉक के लिए शॉर्ट टर्म व्यू ना रखें, एक लंबा व्यू रख के चलें, क्योंकि प्रोसेस में प्रोडक्शन में टाइम लगता है। तो डेफिनेटली जो ऑर्डर मिला है ये भी टाइम टेकिंग रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप आने वाले 6 महीने या 1 साल का व्यू लेके चलते हैं, तो कोचिन शिपयार्ड को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप 1 साल के टारगेट की बात करेंगे तो करीबन 700 से लेकर 800 तक का टारगेट आपको कोचिन शिपयार्ड में देखने को मिल सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसको स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। लंबी अवधि के नज़रिए के साथ 6 महीने से लेकर 1 साल के नज़रिए के साथ अपने पोर्टफोलियो में इसको अवश्य रखें। यहाँ पर 700-800 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। अभी हम देखें तो 560 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ। अगले कंपनी लेकर के आइए, और खबरें आई हैं टीवीएस मोटर्स के ऊपर। और टीवीएस मोटर्स की एक जो सब्सिडरी कंपनी है उसने जो है यहाँ पे खरीदारी की है। स्विट्जरलैंड की कंपनी एसईएमजी में 25% खरीदा है हिस्सा। हालांकि 75% पहले से ही कंपनी के पास था, तो अब 2022 में ही इन्होंने खरीदा था 75% हिस्सा। तो अब एक तरीके से 100% हिस्सेदारी टीवीएस मोटर्स के पास अब हो गई है। और इस खबर के चलते कंपनी के शेयर में आज हम 2% से ज़्यादा की तेज़ी सुबह देख रहे थे। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा फ्लैट हुआ है, काफ़ी तेज़ी से नीचे भी आया है, आधे % की तेज़ी हालांकि अभी भी बनी हुई है शेयर के अंदर। ओवरऑल सर, ऑटोपैक पे टू व्हीलर सेगमेंट में आपकी राय, और ख़ासतौर से अगर हम टीवीएस मोटर्स की खाली बात करें तो कैसे देख रहे हैं आप? धीमे धीमे करके आप देख सकते हैं चार्ट पे किस तरीके से ये शेयर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या अभी भी इन लेवल्स पे कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, या काफ़ी रैली आ चुकी है? देखिए, ये स्टॉक हमने लास्ट वीक रिकमेंड किया था और उसमें हमारा टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दिया है टीवीएस मोटर बिल्कुल। में। डेफिनेटली स्टॉक में काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, और मुझे लगता है कि स्टॉक में आगे भी पोटेंशियल बाकी है। हालांकि आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिख रही है हायर लेवल से। आज इसने करीबन 1384 का हाई बनाया और अब करीबन 1343 के आसपास है। तो अगेन अगर ये स्टॉक आपको नीचे 1320 के आसपास मिलता है तो वहां पर इसको ऐड कर सकते हैं। 1265 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर करीबन मुझे लग रहा है कि अगेन 1400 से लेकर 1420 तक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो मोमेंटम अच्छा है। नंबर ऑटो सेल्स नंबर भी काफी अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से टीवीएस मोटर को अगेन बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट बना सकते हैं। 1320 के आसपास इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। 1320 के आसपास इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ये फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। अगली कंपनी है सुजलॉन एनर्जी। सर, क्या मूव देखने को मिल रहा है? जितना इसने रुलाया और उसी तरीके का मूव अब देखने को मिल रहा है। 1 महीने के अंदर 80% का रिटर्न देखने को मिला है। काफ़ी सारी खबरें भी रहीं, रिजल्ट्स अच्छे रहे, और रिजल्ट्स अच्छे होने के बाद हमने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। कई सारे ब्रोकर्स के रडार पे अब ये शेयर आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। और अगर हम देखें तो शेयर के डेली चार्ट्स में जो है वो बुलिश पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और 5% से ज़्यादा अभी भी 6% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या सलाह रहेगी सर, अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए सुजलॉन एनर्जी में?
देखिए सुज़लॉन में काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट आया है जो कि करीबन 10 के आसपास का था और 10 के ब्रेक लेने के बाद इसने अच्छा रैली दिखाया। उसके बाद 12 और 12 के बाद जो उसने ब्रेक लिया है, सीधा अब ये 14.90 के आसपास आता हुआ दिखा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम है और मैं नेक्स्ट टारगेट जो करीबन 18 तक का वॉच कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि 18 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो 18 अगर ब्रेक करेगा तो फिर ये ऊपर में 22 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो सुज़लॉन में खरीदारी की सलाह है। नीचे अगर ये स्टॉक आपको अगेन 14 के आसपास मिलता है, 13 से 14 के बीच में, तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 11 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट इनिशियल टारगेट 18 का रहेगा। 18 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें। सर ये जो पैटर्न चार्ट में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं सुज़लॉन के ऊपर, जरा बताएंगे किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि ये जो हरामी ट्रेंड होता है इसको क्वालिफाई कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेजी यहाँ पर बनी देखिए हुई है। अगर आप ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हाई से लेकर, तो बिल्कुल इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है जो कि करीबन 10 और 12 के बीच बैठ रहा है। अगर आप हाईज रिसेंट हाई से ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है जो कि ट्राइंगल फॉर्मेशन में है। हमने ये स्टॉक अगर आप हमने अपनी ईयरली पिक निकाली थी जनवरी में करीबन 7 रुपए के आसपास, जिसमें हमने इसको टॉप रिकमेंड किया था सुज़लॉन को। तो आप देखिए जनवरी से लेकर अभी तक कितने परसेंट इसमें रिटर्न आ चुका है। तो ब्रेकआउट अब इसमें हुआ है जाके, तो ये मुझे लग रहा है कि आगे और एक्सटेंड कर सकता है और एटलीस्ट कम से कम जो पोटेंशियल टारगेट है वो मुझे लग रहा है कि करीबन 24 से लेकर 25 के बीच बनता है। बट इनिशियली आप 18 के लेवल को टारगेट कर सकते हैं। इनिशियली आप 18 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। अगला शेयर लेकर के आइए, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं अच्छी तेज़ी बनी हुई है। जोमेटो, जी हाँ, जोमेटो जो कि काफ़ी लोगों के पास बहुत पहले से था, नहीं चल रहा था, खबरें काफ़ी बुरी आ रही थी, और इन्होंने बेंगलुरु में अपना पहला रेस्टिंग पॉइंट शुरू किया और पिछले कुछ दिनों से लगातार शेयर खबरों में बना हुआ है। तकनीकी चार्ट पर ब्रेकआउट के बाद शेयर में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है, और अब हम देख रहे हैं कि कई सारे ब्रोकर्स की तरफ से 100 रुपये तक के लक्ष्य अब दिए जा रहे हैं। सर आज हम देख रहे हैं 2% से ज़्यादा की तेज़ी जोमेटो के अंदर। ये जोमेटो क्या फिर से हम मान के चलें कि ये जाएगा 100 रुपये तक? आप सहमत हैं इस बात से? आपको लगता है कि नहीं, अभी थोड़ा सा समय लगेगा? देखिए जिस तरीके से अब इन्होंने अपना रेस्टिंग पॉइंट ओपन किया है बेंगलुरु में, तो एक नया ये एक चेन चालू कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो इनका बिजनेस था, एग्जिस्टिंग बिजनेस, उसके अलावा अभी नए फॉर्म में आ रहे हैं। तो अगर ये बिजनेस अगेन सस्टेन रहता है तो मुझे लगता है कि मोमेंटम है, और उसके चलते ही हम इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं। अगर आप टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो अच्छा खासा इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो ऊपर में करीबन 90 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 90 अगर ये ब्रेक करता है, 90 अगर ब्रेक करता है, तो फिर ये डेफिनेटली 100 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो मोमेंटम अच्छा है। पिछले करीबन 4 से 5 हफ्ते पॉजिटिव क्लोज किए हैं, और इस हफ्ते भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी ओपनिंग दी है। तो मेरे हिसाब से 90 के टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। 72 का स्टॉप लॉस लगाएं, 90 का टारगेट देखने को मिल सकता है। 72 का स्टॉप लॉस, 90 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर जोमेटो में निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। अब आखिरी शेयर जिसका कि जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, दर्शक का प्रश्न था, ब्राइटकॉम को लेकर के जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। ब्राइटकॉम में हम देख रहे हैं लगातार अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और शेयर में लगातार अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज कई सारे दर्शकों के प्रश्न भी इसमें निकल करके आए। एक महीने में 74% से ज़्यादा की तेज़ी शेयर में देखने को मिली है। सर अनुज जी की टिप्पणी इस पर हो चुकी है, और अनुज जी ने कहा है कि यहाँ पे अभी भी खरीदारी करने के मौके बन रहे हैं इस रैली के आने के बाद, और इमीडिएटली उनका कहना यह है कि 35 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए जरा फटाफट जो है नज़र डाल लेते हैं उन 5 शेयरों पर जिन पर कि अनुज जी की नज़रें हैं, और उनका मानना ये है कि बहुत जल्द जो है ये अपने लक्ष्य जो है वो पूरे करते हुए दिखाई देंगे। तो सर ये जो 5 का पंच आपने तैयार किया हुआ है, तो ये मुनाफे का पंच बने, बताइए फटाफट। देखिए पहला स्टॉक हमने लास्ट टाइम भी रिकमेंड किया था, उसमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले, तो अगेन हमने इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो बीईएल को खरीदारी का ट्रेड लें, स्टॉप लॉस 104 पे लगाएं, टारगेट 135 तक बीईएल में देखने को मिल सकता है। जी मैं अब सर आप एक ही बार में अपने ये 5 शेयर करके बता दीजिए, उसके बाद से मैं इन तमाम चीज़ों को फिर दर्शकों को नोट भी करवा दूंगा। दूसरा स्टॉक है बलरामपुर चीनी। हमने बीच में भी इसको डिस्कस किया है अपने शो के बीच में। तो बलरामपुर चीनी, क्योंकि मानसून का इंपैक्ट है, तो मुझको लगता है कि स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो बलरामपुर चीनी में ऐड करें, 380 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर करीबन 440 तक देखने को मिल सकता है। तीसरा स्टॉक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। हमने पहले भी इसको ऐड किया था जिसमें हमारा टारगेट अचीव हुआ था। अगेन हम इसको ऐड कर रहे हैं, 34 का इसमें स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 45 रुपए तक देखने को मिल सकता है।
तीसरा जो चौथा स्टॉक है वो पेटीएम है। हमने पेटीएम में अच्छा खासा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में देखा है, अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आया है, तो पेटीएम में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 758 पे लगाएं, टारगेट ऊपर करीबन 880 तक देखने को मिल सकता है। और लास्ट स्टॉक आईआरसीटीसी है, हम ऑलरेडी इसको ऐड कर चुके हैं अपने पोर्टफोलियो में लास्ट टाइम भी, जिसमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले थे। तो अगेन इसमें एडिंग की सलाह है, इसको खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 600 पे लगाएं, टारगेट ऊपर करीबन 680 तक देखने को मिल सकता है। 680 का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये है मुनाफे का पंच अनुज जी की तरफ से। 5 शेयर एक बार फिर से लेकर के आते हैं, और अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। हालांकि हमारा जो खास सेगमेंट है चुन चुन के, उसमें ये उस प्लेलिस्ट में आप जा करके आपको ये माफ़ कीजिएगा, ये प्लेलिस्ट में आपको ये तमाम रिकमेंडेशन मिल भी जाएंगी। तो पहला पसंदीदा शेयर है BEL, जहाँ पर 135 तक के लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं। एक स्टॉप लॉस आपको दिया गया है 104 रुपये का आपको, और 120 रुपये के आसपास अभी ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अगले कंपनी लेकर के आइए, बलरामपुर चीनी। यहाँ पर जो है मिठास और बढ़ती हुई दिखाई देगी, और अनुज जी का मानना है कि यहाँ पर 440 रुपये तक के लक्ष्य आप देख सकते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप लक्ष्य को ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस को भी अवश्य ध्यान में रखें, और स्टॉप लॉस यहाँ पर है 380। तो यहाँ पर करीब 20-22 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस, और करीब 37-38 रुपये का एक लक्ष्य निकल करके आता हुआ। अगली कंपनी जो है उसमें जहाँ पे खरीदारी की ही सलाह है वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। 45 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अभी 37 के आसपास चलता हुआ एक 34 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है, और सभी कंपनियाँ अलग अलग सेक्टर से चुन करके लाते हैं अनुज जी। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर दिखाई, और वो है पेटीएम। शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ख़ासतौर से जिस तरीके से BOFA की तरफ से जो है अपग्रेड आया, और वहाँ पर जो 885 तक के उन्होंने लक्ष्य दिए हैं, और उसी के आसपास 880 तक का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है अनुज जी की तरफ से। 796 के आसपास शेयर चलता हुआ, और 880 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। इसके अलावा आप खरीदारी करके चल सकते हैं रेलवे की कंपनी IRCTC में। थोड़ी सुस्ती रेलवे स्टॉक्स के मुकाबले यहाँ ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन आने वाले समय में अनुज जी का मानना है कि अब ये रफ्तार पकड़ेगी बढ़िया, और 680 तक की जो है तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये पांचों कंपनियाँ 5 अलग अलग सेक्टर्स की जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। तो ये रणनीति आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई। अनुज जी, बहुत अच्छा लगता है सर आप जब भी कार्यक्रम में आते हैं, और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा आज का भी। समय की बाध्यता है, और कोई डिस्क्लोजर सर चलते चलते आपकी तरफ से? देखिए यहाँ पे जो भी हमने स्टॉक डिस्कस किए हैं, ये हमने अपने कंपनी के क्लाइंट्स को शेयर किए हैं, उनकी पोजीशन इसमें हो सकती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय में से अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हेलो मनी 9 मेरा सवाल है को समेटते हैं, लेकिन जिन दर्शकों के सवाल छूट गए हैं उनको हम कल 1 से 2 में जरूर डिस्कस कर लेंगे। तो आप व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है 9311121874, उस पर अपने सवाल भेज दीजिए, और जो सवाल आपने भेजे हैं वो हमारे पास सुरक्षित हैं। कल अवश्य 1 से 2 के बीच में उसको डिस्कस करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।